प्यारे साहित्य प्रेमियों, राग दरबारी उपन्यास के इस भाग को प्रारंभ करने से पूर्व एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि श्रीलाल शुक्ल जी के इस उपन्यास की रिकॉर्डिंग, इसकी सीरीज जो एक एक करके आ रही है, बहुतों को बहुत अच्छी लग रही है, किंतु कुछ लोग जो सुनने के बजाय पढ़कर इसका आनंद लेना चाहते हैं, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अमेज़न ऐप से चाहें तो यह पुस्तक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राग दरबारी भाग 28। उस गांव में एक दुखी लड़का था जिसका नाम रूपन बाबू था। कुछ दिन पहले उसका रोब लंबा चौड़ा और रुतबा ऊंचा था, क्योंकि उसके बाप का नाम वैद्य जी था और इसके अलावा उसका अपना भी एक नाम था। वह 10वें दर्जे में कई वर्षों से पढ़ रहा था और विद्यार्थियों का लीडर था। तहसीलदार उसका हमजोली था, थानेदार उसका दरबारी और प्रिंसिपल उसका मातहत था। वह बहुधा कॉलेज के मास्टरों के व्यवहार और आचरण से असंतुष्ट रहता था और मास्टर लोग उसे भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम और पिताओं का पिता मानते थे। घर पर उसकी हैसियत एक तेज तर्रार बछेड़े जैसे थी और यह निश्चय था कि देश के राजनीतिक चारागाह में स्वच्छंद चरने वाली होनहार संतानों की तरह किसी दिन वह भी चरने की कला सीख जाएगा और बाप के मर जाने पर उधर के रास्तों में साल 6 महीने बिताकर किसी दिन वह अपने बाप की जगह पर ही जुगाली करता हुआ दिखाई देगा। 5 महीने पहले उस गांव में एक लड़का आया था जिसका नाम रंगनाथ था। लोग उसके बड़प्पन को पहचानते थे क्योंकि उसके मामा का नाम वैद्य जी था और इसके अलावा अब उसमें अपना भी एक बड़प्पन था। उसने इतिहास में एमए पास किया था। वह देखने में भला और सीधा था, पर चाहने पर टेढ़ी बात भी कर लेता था। लगभग प्रत्येक पढ़े लिखे भारतीय की तरह वह अपने से असंबद्ध प्रत्येक घटना को घटना ही की तरह देखता और उसे भूल जाता और बाद में उसके बारे में परेशान न होता था। इतिहास पढ़ चुकने के कारण उसे राजनीतिक और सामाजिक शोषण और उत्पीड़न की बहुत सी कहानियाँ आती थीं, पर उसके दिमाग में कभी यह न आया कि वह भी इतिहास का एक हिस्सा है और अगर चाहे तो इतिहास को बना बिगाड़ सकता है। वह देश के 95% बुद्धिजीवियों में था जिनकी बुद्धि उनको आत्मतोष देती है, उन्हें बहस करने की तमीज़ सिखाती है, दूसरों को क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए इस पर उनसे भाषण कराती और न करने के मामले में कुछ उनकी भी जिम्मेदारी है, इस बेहुदा विचार को उनसे कोसों दूर रखती है। पर जिस लड़के का नाम रूपन बाबू था वह अब दुखी होने लगा था, क्योंकि कुछ दिनों से राजनीतिक पसंद और नापसंदी में उसने अपनी व्यक्तिगत पसंद घुसेड़नी शुरू कर दी थी और इसमें जो खराबियां उसे पहले नहीं दिखती थीं वे अब एक फुटबॉल की तरह उसकी पलकों से लटकी हुई नजर आने लगी थी। पहले वह कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने पिता का गुलाम भर समझता था, पर उसे अब जान पड़ा था कि वह निहायत मूर्ख और जिद्दी है और मास्टरों के प्रति अपने विद्वेष को पूरा करने के लिए वह उसके पिता को गुटबंदी में खींच रहा है। कुछ मास्टर पहले उसे मूर्ख और बौड़म जान पड़ते थे, पर इधर कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि बौड़म होते हुए भी वे बदमाश नहीं हैं और उनकी रक्षा होनी चाहिए। बद्री पहलवान कुछ दिन पहले उसे ताकत की आखिरी मंजिल जैसे देखते थे और उसे उनकी ताकत का अहंकार था, पर अब उसकी निगाह आसपास के जिलों के गुंडों पर पड़ने लगी थी जो कभी कभी शिवपालगंज में आते थे
और बद्री से बातचीत करके चले जाते थे। यानी उस लड़के के मन में वह बेचैनी पैदा हो गई थी जिसकी वजह से आदमी विभीषण, ट्रॉट्स्की या सुभाष चंद्र बोस बनकर कुछ कर दिखाना चाहता है और अंत में फांसी के तख्ते पर, जेल में या जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन के संन्यास में जाकर दम लेता है। दूसरा लड़का भी कुछ अनमना सा हो रहा था, क्योंकि इन 5 महीनों में उसने देख लिया था कि जो खेल मजाक में शुरू हुआ उसमें लोगों के हाथ पांव टूटने लगे हैं और हंसकर जो धूल दूसरों की आंखों में झोंकी गई उससे उनकी आंखें फूट गई हैं। और हंसकर शनिचर के प्रधान बनने के बात उठी थी, या जब छोटे पहलवान जोगनाथ के खिलाफ गवाही देने गए थे तो सब कुछ मजाक जैसा दिखता था, और जब उसने देखा कि शनिचर सचमुच ही गांव का सभा का प्रधान है और छोटे जोगनाथ को जेल से छुड़ाकर हंसते हुए वापस आ गए हैं, तो उसे झटका सा लगा था। शनिचर की विजय के दिन उसने बहुत कुछ सोच डाला और उस दौरान उसे प्रदेश की राजधानियों में न जाने कितने वैद्य जी और मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की कतार में न जाने कितने शनिचर घुसे हुए दिख पड़े। जिसका नाम रूपन बाबू था, उसके मन में बेचैनी पैदा होने के दिन एक और घटना हुई थी, पर उस घटना का इस बेचैनी से कोई संबंध न था। उस लड़के को बहुत दिन से एक लड़की की ज़रूरत थी और इस बात को पहचान कर उसने भूल से यह मान लिया था कि उसे सिर्फ बेला की ज़रूरत है। इसके बाद अपनी उस इच्छा को, जो कीड़ों मकोड़ों, चिड़ियों, जानवरों आदि मौसम के हिसाब से और आदमी को मौसम हो या न हो प्रकट होती है, उसमें प्रेम का नाम दे दिया था, जो हमारे शब्दकोश में शायद कविता के फरेब से आया है। उस लड़के ने यह सोचना शुरू कर दिया कि वह बेला को प्रेम करता है, और पूरे तथ्यों की जानकारी न होने से उसने यह भी सोच डाला कि बेला को उससे भी प्रेम होगा। फिर उसने बेला को एक प्रेम पत्र लिखा था, जिसका जवाब बेला ने तो नहीं दिया, पर जिसके लिए उसे खुद कई जगह और कई बार जवाब देना पड़ा। उसने जवाब देते वक्त अपनी ऐंठ तो कायम रखी, पर भीतर ही भीतर वह झेंपता रहा। और जिस दिन उसने खन्ना मास्टर से सुना कि बेला और बद्री पहलवान की आपसी साठगांठ है और बद्री उससे शादी करने जा रहा है, तो उसके मन में बड़ी बेचैनी पैदा हुई, और पता नहीं कैसे उसी बेचैनी ने उसे प्रिंसिपल, वैद्य जी, बद्री पहलवान, शनिचर सभी के बारे में उल्टा सीधा सोचने के लिए विवश कर दिया। तभी तक वह यथार्थ का प्रदर्शन करता था, अब उसके जीवन में यथार्थ के दर्शन की शुरुआत हुई। उसी के साथ दूसरे लड़के को भी एहसास हुआ कि शोषण और उत्पीड़न की कहानियां रट लेना ही काफ़ी नहीं है, और जिस गधे की पीठ पर सारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों का बोझ लदा होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय विद्वत परिषद का अध्यक्ष बन जाने के बावजूद मनुष्य नहीं हो जाता। वह होने के लिए विद्वता का बोझ ढोने के सिवाय कुछ और भी करना होता है। खन्ना मास्टर ने बद्री पहलवान के प्रेमकांड की बात करने के पहले रूपन बाबू को एक और भी बात बताई थी। यह सम्मेलन होली के 3 दिन बाद चांद निकल आने पर सड़क के किनारे एक पुलिया के ऊपर हुआ। वही पुलिया जिस पर बैठकर कुछ दिन पहले रंगनाथ ने रूपन बाबू को अपने छत पर अकेले सोने के अनुभव बताए थे। खन्ना मास्टर के साथ मालवीय भी थे। दोनों पहले से ही पुलिया पर बैठे हुए थे। रूपन बाबू होली के उत्सव में निरंतर भंग पीते रहने के कारण थके हुए अपनी थकान दूर करने के मतलब से इस समय नए सिरे से भंग पीकर रंगनाथ के साथ टहलने निकले थे। पुलिया पर 2 आदमियों को बैठा देखकर उन्होंने स्वाभाविक तरीके से कहा, कौन है बे? कौन? रूपन बाबू। नमस्कार रंगनाथ जी, मैं खन्ना हूँ। दूसरा कौन है? मालवीय हैं। नमस्कार रूपन बाबू, आइए बैठिए।
अपने मास्टर को अभिवादन का एक चलताऊ जवाब देकर रूपन बाबू पुलिया पर बैठ गए। रंगनाथ मास्टरों के दूसरी ओर जाकर बैठ गया। बिग फोर की बैठक शुरू हुई। रात के लगभग 9 बजे थे, पर कहीं खामोशी न थी। तहसील के सामने तंबोली की दुकान पर बैटरी वाला रेडियो अब भी बज रहा था और फिल्मी गानों के परनाले से अरमान, साजना, हसीन, जादूगर, मंजिल, नज़र, तू कहाँ, सीना, गले लगा लो, गले लग जा, मचल मचल कर, आंधियाँ, गम, तमन्ना, परदेशी, शराब, मुस्कान, आग, जिंदगी, मौत, बेरहम, तस्वीर, चांदनी, आसमां, सुहाना सपन, जोबन, मस्ती, उभार, इंतजार, बेजार, इसरार, इनकार, इकरार जैसे शब्द लगातार गिर रहे थे जो भूखमरे देशों में नवजागरण का संदेश देने के लिए सब प्रकार से उपयुक्त हैं। इस परनाले के गिरने की आवाज़ दूर दूर तक फैल रही थी और उस पुलिया तक भी हवा का झोंका आ जाने पर पहुंच जाती थी। आसपास सियार बोल रहे थे और इससे प्रमाणित होता था कि उनमें सामूहिक रूप से रहने की शक्ति काफ़ी मात्रा में मौजूद है और गांव के आसपास जंगल कट जाने के बावजूद अपने देश में उखड़े हुए यहूदियों की तरह वे कहीं बसने के लिए आंदोलन जैसा छेड़ने वाले हैं। पर इन आवाज़ों को दबा देने वाली सबसे ज़ोरदार आवाज़ उन ट्रकों की थी जो हार्न बजाते हुए 70 मील की घंटे की रफ्तार से शहर की ओर भागे जा रहे थे। रात हो चुकी है। शहर के किसी सस्ते बार में रम की बोतलें लुढ़क रही होंगी, किसी ढाबे में गोश्त और गरम तंदूरी रोटियां तैयार हो रही होंगी और किसी जगह कोई छोकरी बीड़ी के कश लगाती हुई मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ये कल्पनाएं सैकड़ों मील से आने वाले ट्रक ड्राइवर को उत्कंठित कर देने के लिए और पाँव को एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से चढ़ा देने के लिए काफ़ी थी। नतीजा यह था कि सड़क पर हर 5 मिनट के बाद कोई ट्रक घर घराता हुआ निकल जाता था और उसके निकलने के वक्त पुलिया पर बैठे हुए चारों महापुरुष अपनी सांस रोक लेते थे। फिर उनके निकल जाने पर हम लोग बच गए इस इत्मीनान के साथ अपनी अधूरी बात को पूरी करने लगते थे। इन बाधाओं के बावजूद बातचीत चल निकली। खन्ना मास्टर दुखी स्वरों में रूपन बाबू और रंगनाथ से सहायता की अपील करने लगे। उन्होंने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला और रूपन बाबू से बोले, इसे पढ़िए, देखिए आपके प्रिंसिपल ने क्या लिखा है। रूपन बाबू ने कहा, मैं अंधेरे में नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ लेते हो तो सुनाएं। तब खन्ना मास्टर ने जबानी उस पर्चे का सारांश सुनाया। उसका संबंध मालवीय के चाल चलन से था। अगर उसकी इबारत पर विश्वास किया जाता तो मानना पड़ता कि मालवीय को विद्यार्थियों से प्रेम है और कुछ विद्यार्थियों से उनका प्रेम बिल्कुल शारीरिक स्तर का है। पर्चे में ऐसी कई एक घटनाएं लिखी थीं जिनमें मालवीय किसी लड़के को अपने साथ शहर ले गए थे और उसे सिनेमा दिखाकर, उसके साथ रात बिताकर और उसे आगामी परीक्षा में आने वाले हिसाब का पर्चा बताकर शिवपालगंज वापस लौट आए थे। पर्चा किसी साहित्यिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि जनता को सही वाकयात बताने के मतलब से लिखा गया था। इसलिए उसकी वर्णन शैली स्पष्ट, सीधी और कहीं कहीं फूहड़ थी। पर्चे में प्रिंसिपल और मैनेजर से अपील की गई थी कि कॉलेज से ऐसे मास्टरों को कान पकड़कर निकाल दिया जाना चाहिए। खन्ना मास्टर ने पर्चे का सारांश निकालकर सुनाकर रूपन बाबू से कहा, इसके बाद भी आप चाहते हैं कि हम चुप रहें, प्रिंसिपल के खिलाफ कुछ न कहें? रूपन बाबू ने भंग की झोंक में पूछा, तो इरादा क्या है? हमारे पास पूरा सबूत मौजूद है। यह पर्चा प्रिंसिपल ने छपवाया है। हम उस पर मानहानि का दावा दायर करेंगे। रंगनाथ ने कहा, बड़े शर्म की बात है। रूपन बाबू लापरवाही से बोले, देखिए सच यह है कि एक ज़माने में मालवीय जी के खिलाफ ऐसी बातें उड़ी तो थीं,
एक लड़के ने मुझे खुद बताया था कि मालवीय जी उसे सिनेमा दिखाने को कह रहे थे। उनकी बात एक विचित्र सी आवाज़ ने काटी। मालवीय जी बड़े जोर से नाक साफ करने लगे थे। तब लोगों को मालूम हुआ वे काफ़ी देर से चुपचाप बैठे हैं। खन्ना मास्टर ने तैश में आकर कहा, यही यही कैरेक्टर एसोसिएशन है। एक भले आदमी को इस तरह बदनाम किया जा रहा है। आपसे हमदर्दी की आशा थी और आप भी इस तरह बात कर रहे हैं। रूपन बाबू निर्दयतापूर्वक बोले, मैंने जो सुना वह कह दिया। मास्टर लोग ऐसी हरकतें तो करते ही रहते हैं। यह शिकायत सही भी हो तो वैसी नई नहीं है, पर मैं इस हरकत की पर्चेबाजी का विरोध करता हूँ। आप इत्मीनान रखें, मैं इसका खुलेआम विरोध करूँगा। खन्ना कुछ और गर्म हो गए, बोले, रूपन बाबू, आप वही बात दोहराते जा रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। मालवीय के खिलाफ यह झूठा प्रोपेगेंडा है। यह कैरेक्टर एसेसिनेशन है। कोई किसी के लिए कुछ भी कह सकता है। यह भी कोई बात हुई? वे बोलते रहे, देखिए, कहने को तो लोग बद्री पहलवान के लिए भी कहने लगे हैं। न जाने क्या अंट शंट बक रहे हैं, पर मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। रंगनाथ ने ही पहले पूछा, बद्री दादा के बारे में वे क्या बक रहे हैं? तब इधर उधर की भूमिका बांधकर खन्ना मास्टर ने उन्हें बद्री का प्रेमकांड सुनाया, जिसे उन्होंने एक विद्यार्थी से सुना था और जिसे एक विद्यार्थी ने अखाड़े के एक पहलवान से सुना था और उस पहलवान ने पता नहीं किससे सुना था। खन्ना मास्टर ने रूपन और रंगनाथ को जो रिपोर्ट दी उसमें और बातों के साथ यह भी जुड़ा था कि गया दिन लड़की का ब्याह किए बिना ही 7-8 महीने बाद नाना बनने वाले हैं और रूपन बाबू को उपहार के रूप में एक भतीजा मिलने वाला है। खबर इतनी जोरदार थी कि रूपन बाबू पुलिया से नीचे गिरते गिरते बचे और रंगनाथ ने यह कहकर बात उड़ाने की कोशिश की कि यह भंग का असर है, पर यह स्पष्ट था कि रूपन बाबू लड़खड़ा गए थे। कुछ देर बाद जब वे प्रकृतिस्थ हुए तो उन्हें बहुत सी ऐसी बातें दिखीं जिन पर उनकी तब तक निगाह नहीं पड़ी थी। उन्हें याद पड़ा कि बद्री पहलवान इधर कई दिनों से छत पर कसरत करने के लिए काफ़ी देर रुके रहा करते थे और उस वक्त जीने का दरवाज़ा ऊपर से बंद कर लेते थे। उन्हें यह भी स्पष्ट हो गया कि उस दिन रात को कौन सी लड़की रंगनाथ की चारपाई पर आई थी। रूपन बाबू को अब सचमुच भंग की गर्मी का एहसास हुआ और वे बेचैन होकर इधर उधर देखने लगे। रंगनाथ और खन्ना मास्टर में प्रिंसिपल और उनके साथियों के विरुद्ध चलने वाले 107 के मुकदमे की चर्चा हो रही थी। खन्ना ने आत्मदया के महाकाव्य में एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया था। रूपन बाबू थोड़ी देर चुप रहकर उन लोगों को गौर से देखते रहे। उन्होंने देखा कि खन्ना मास्टर पहले की अपेक्षा अब दुबले हो गए हैं और मालवीय जी जो इतनी देर से चुप बैठे थे वास्तव में चुप नहीं है बल्कि रो रहे हैं। रूपन बाबू को गुस्सा आया, पर किस पर यह स्पष्ट नहीं था। साथ ही उन्हें इन मास्टरों पर और स्वयं अपने ऊपर तरस भी आया। वे प्रिंसिपल को अनर्गल गालियां बकने लगे और जब रंगनाथ ने उसे समझाने की कोशिश की और मास्टरों को पहले की तरह बताना चाहा कि यह कुछ नहीं, सिर्फ भंग का असर है, तो रूपन बाबू ने उन्हें घुड़क कर चुप कर दिया। शहर के एक कोने में ऊंची चहारदीवारी से घिरा हुआ एक लंबा चौड़ा बंगला था, जिसकी बनावट से ही लगता था कि वह किसी ताल्लुकेदार का है। जमींदारी टूटने के बाद उसने उसे नए जमाने के किसी ताल्लुकेदार को किराए पर रहने के लिए उठा दिया था। बंगले में एक कोने वाले कमरे में जिला विद्यालय निरीक्षक का दफ्तर था। उसे छोड़कर बाकी बंगले में उनका निवास स्थान था। उनके रहने के पूरे हिस्से का किराया सरकार उसे दफ्तर समझकर देती थी। दफ्तर का पूरा किराया जिला विद्यालय निरीक्षक अपने मकान के नाम पर देते थे। इस तरह के मैत्रीपूर्ण समझौते को अंग्रेजी में ऑफिस कम रेजिडेंस कहा जाता है। हिंदी में उसे ऑफिस कम रेजिडेंस ज़्यादा कहते हैं। दफ्तर से यानी कोने वाले कमरे के दरवाजे से वैद्य जी, प्रिंसिपल साहब और रूपन बाबू बाहर निकले।
बाहर से देखने वालों को यही लगता जैसे 3 चोर बंगले के अंदर कोई करिश्मा दिखाकर गुसलखाने के रास्ते बाहर भागे जा रहे हों। 10-5 कदम चलकर उनकी चाल भारी हो गई और वे लोग इधर उधर देखकर लॉन की लंबाई चौड़ाई और वाटिका की शोभा का निरीक्षण करने लगे। पोर्टिको पर निगाह डालकर रूपन बाबू ने कहा, इंस्पेक्टर साहब की कार बिल्कुल खचड़ा हो रही है। प्रिंसिपल ने उसे उछलती निगाहों से देखा, बोले, भत्ते पर कुछ रोक लगा दी गई है। तभी रूपन बाबू ने चारों ओर लान बाग इमारत देकर कहा, जो भी हो ठाठ है, सभी कुछ फोकट। फाटक पर एक चपरासी दिखा। प्रिंसिपल साहब को देखकर उसने खास किस्म से मुंह बनाया। प्रिंसिपल ने दूसरे किस्म का मुंह बनाकर अपना सर गोल मोल घुमाया। चपरासी ने तीसरे किस्म का मुंह बनाया। तब प्रिंसिपल ने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे देते हुए कहा, अब भाई रोज रोज मांगोगे? चपरासी ने सभ्यतापूर्वक कहा, आप ही लोगों का दिया खाता हूँ। रूपन बाबू बोले, इसमें क्या शक है? वैद्य जी उन्हें कड़ी निगाह से देखकर चुपचाप सड़क पर आ गए। रूपन बाबू की प्रसन्नता में कोई फर्क नहीं पड़ा। वे प्रिंसिपल के से हल्के ढंग से कहते रहे, ऐसे मौक़ों पर 2 आने से ज़्यादा देना ठीक नहीं है। इतने में 2 पान आ जाते, फोकट में इतना बहुत है। यह शहर का वह भाग था जिसे अंग्रेज लोग सिविल लाइंस कहकर अपने उत्तराधिकारियों और मानस पुत्रों के लिए छोड़ गए थे। सड़क पर आदमरफ्त बहुत कम थी। कभी कभी कोई चमचमाती हुई कार, चाहे सरकार के पैसे की हो चाहे उधार के पैसे की हो, फोकट जूम से निकल जाती थी और पैदल चलने वाला भाग्य और भगवान के सहारे अपने बच जाने पर प्रसन्न होता हुआ एक किनारे दुबक जाता। कभी कभी कोई खचड़ा कार धीरे से भनभनाती हुई निकलती और असली प्राइवेट कार होती। काफ़ी धत्ता न खाने से वह दुबली पतली अनीमिया की बीमारी जैसी जान पड़ती। शाम के 4 बज रहे थे। चौथे दर्जे के सरकारी अफसर ऊंचे अफसरों के बच्चों को अपनी साइकिलों पर लादे हुए किर्र किर्र करते सड़क पर चले जा रहे थे। बच्चे अंग्रेजी स्कूलों से लौटकर वापस आ रहे थे। सबको अपने घर पहुंचकर कोई न कोई महान संदेश पहुंचाना था। अगर तुम्हारा मम्मी तुमको दूसरा ड्राइंग कॉपी नहीं खरीदेगा तो तुमको कल पनिश मिलेगा। इस वक्तव्य पर 2 बच्चे बहस करते चले जा रहे थे। एक साइकिल के डंडे पर था, दूसरा कैरियर पर। उनके बीच में साइकिल की गद्दी पर एक बावर्दी चपरासी था। वैद्य जी इतनी देर बाद बोले और जब बोले तो उनकी आवाज़ भरी भरी थी। इन बालकों की शिक्षा देखिए और एक हमारे ग्रामीण स्कूलों के बालक, कितना अंतर है। प्रिंसिपल साहब के दोनों हाथ पतलून की जेब में चले गए। छोटे मुंह से कोई बड़ी बात कहने की तैयारी हो गई। बोले, सोचता हूँ कि न हो तो अगली जुलाई से अपने कॉलेज में भी लड़कों के लिए यूनिफॉर्म का चलन चला दिया जाए। बड़ा उत्तम विचार है, वैद्य जी ने कहा। रूपन बाबू पीछे प्रिंसिपल साहब से बोले, कौन सी यूनिफॉर्म चलाइएगा, इस चपरासी वाला या उन लड़कों वाला? प्रिंसिपल साहब बोले, रूपन बाबू, मैं पूरा सोशलिस्ट हूँ, दोनों को एक समझता हूँ। मैं आपको मिलाकर तीनों को एक समझता हूँ। वे लोग कुछ देर चुपचाप चलते रहे। प्रिंसिपल साहब ने वैद्य जी से कहा, इंस्पेक्टर साहब के घर से पीपा वापस नहीं आया। वैद्य जी गंभीरतापूर्वक चलते रहे। सोचकर बोले, 10 सेर के लगभग तो होगा ही। जब इतना घी दे दिया तो पीपे का क्या शौक। प्रिंसिपल हंसे, बोले, ठीक है, जाने दीजिए। जब गाय ही चली गई तो पगहे का क्या अफसोस। वही तो। वैद्य जी भी गंभीर हो गए और कथा बाँचने लगे। जब हाथी दान कर दिया तो अंकुश का क्या झगड़ा। राम ने जब विभीषण का राज तिलक किया तो जामवंत बोले कि महाराज, सोने का एक भवन तो अपने लिए रख लिया होता। उस पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज क्या कहते हैं कि हे जामवंत, विकृते करिणी
किमंकुशे विवादः, हाथी बेच देने पर अंकुश का क्या झगड़ा। प्रिंसिपल के मन से जैसे एक कांटा उखड़ गया। किसी उच्च कोटि के भाग्यवादी की तरह सिर हिलाकर उसने बहादुरी से कहा, तो ठीक है, जाने दीजिए, क्या रखा है इस पीपे में। रूपन बाबू बोले, पर बात उसूलन गलत है, उन्हें पीपा वापस कर देना चाहिए था। हर बार नया पीपा कहाँ से लाया जाएगा। उन्होंने प्रिंसिपल से आग्रहपूर्वक पूछा, आपको कुछ कहते हुए झिझक लगती हो तो मुझे हुक्म दीजिए, मैं वापस मांग लाऊं। पर उन्हें किसी ने हुक्म नहीं दिया। वे लोग बाजार में आ गए थे। आज भी हिंदुस्तानी शहरों में दो तरह के बाजार होते हैं, एक काले यानी नेटिव लोगों का और दूसरा गोरा शाही बाजार। यह दूसरे किस्म का बाजार था। यहाँ अंग्रेजी सिनेमा घर, शराब खाने, होटल और चमकदार दुकानें थीं। बिजली के झिलमिलाते हुए विज्ञापन थे, जिनके प्रिय विषय सिगरेट और शराब थे। यहाँ आकर लगता था कि देश में रोटियां भले ही न मिलें, केक इफरात से मिल जाते हैं, और अगर तुम्हारा गला पानी न मिलने के कारण सूख रहा हो तो तुम बियर पीकर तरोताज़ा हो सकते हो, और अगर ज़रूरत पड़े तो मद्य निषेध पर भाषण भी फटकार सकते हो। संक्षेप में, यहाँ आने से यही लगता था कि तुम्हें खाने पीने, पहनने ओढ़ने का कष्ट कभी तभी तक है जब तक कि तुम जनता हो, और अगर तुम इन कष्टों से छुटकारा चाहते हो तो जनतापन छोड़कर बड़प्पन हथियाने की कोई तरकीब निकालो। एक जगह फुटपाथ पर धोती कुर्ता टोपी वाले 4-6 महाशय टहल टहल कर गप लड़ा रहे थे और अपने आप से बहुत खुश थे। कभी कभी खुशी के अतिरेक में वे एक दूसरे के पैर के पास पान की एक लंबी पीक थूक देते थे। रूपन बाबू, जिनका जन्म अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद हो जाने के बाद हुआ था, बड़े विश्वास से बोले, खुदा अपने गधों को जलेबियां खिला रहा है, यह शाख पर उल्लू बैठा है। ये काव्य जनसाधारण में बहुत सी प्रचलित और विख्यात है, और उन्हें रुक कर कहकर रूपन बाबू ने कोई बड़ी मौलिकता नहीं दिखाई थी, पर उन्होंने इन्हें जिस अंदाज से कहा उससे लगा कि वे गंभीर होते जा रहे हैं। प्रिंसिपल ने उन्हें पुचकारा और वैद्य जी से कहा, चलिए महाराज, कुछ खा पी लिया जाए, लड़के की तबीयत उखड़ रही है। उन्होंने सबसे पहले पान की दुकान खोजने का विचार किया। हिंदुस्तानी के लिए यह कोई कठिन बात नहीं। रॉबिन्सन क्रूसो के बजाय कोई हिंदुस्तानी किसी एकांत द्वीप पर अटक गया होता तो फ्राइडे की जगह वह किसी पान बनाने वाले को ही ढूंढ निकालता। वास्तव में सच्चे हिंदुस्तानी की यही परिभाषा है कि वह इंसान को जो कहीं भी पान खाने का इंतजाम कर ले और कहीं भी पेशाब करने की जगह ढूंढ ले, पर इस बाज़ार में पान की दुकान खोजने की ज़रूरत न थी। दुकानें खुद आदमी को खोजती थीं। यहाँ पान की दुकानें आगे की ओर थीं और पान की दुकानें पीछे की ओर थीं, और दाईं ओर और बाईं ओर भी पान की ही दुकानें थीं। ये तीनों आदमी बिल्कुल अपने आप सामने की दुकान के पास जाकर खड़े हो गए। बड़े से शीशे में वैद्य जी ने अपने साफे का कोण ठीक किया। रूपन बाबू ने आंख दबाकर मुस्कुराने की कोशिश की और प्रिंसिपल साहब पान वाले से बातें करने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, 3 गिलास, जरा गाढ़े मेल के हों। वैद्य जी ने मासूम बनकर पूछा, क्या है, क्या है? प्रिंसिपल साहब ने कहा, कुछ नहीं, बस यही पान के पहले पानी का इंतजाम हो रहा है। तंबोली ने भंग घोलकर 3 गिलासों में डाली। प्रिंसिपल साहब बोले, जरा काली मिर्च और बादाम बोलता हुआ होना चाहिए। तंबोली की दुकान पर एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ नौजवान की फ़ोटो लटकी थी, जो यकीन किया जाता था कि उस थुलथुल और बेहुदा आदमी की 10-15 साल पहले की तस्वीर है। रूपन बाबू ने प्रिंसिपल साहब की कोहनी छूकर कहा, यहाँ खंडहर भी नहीं है तो बताते कि इमारत बुलंद थी। प्रिंसिपल साहब ने कहा, किसी दूसरे की तस्वीर होगी। तंबोली ने इस अपमान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, सिवाय इसके कि भंग बनाने के काम में तेजी आ गई
और पूरा काम वह पहलवानी ढंग से करने लगा। रूपन बाबू इस डर से कि चुरा कर भंग बेचने के जुर्म में कोई पुलिस का आदमी तंबोली का चालान न कर दे, इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ अंग्रेजी की बहार थी, अंग्रेजी के विज्ञापन, अंग्रेजी में ही दुकानों के नाम, गंदे कॉलर वाले क्लर्क, लकदक कपड़ों वाली व्यापारियों की औलादें, आवारा जैसे घूमने वाले बहुत से राजनीतिक कबाड़ी, निगाह से ही सारी दुनिया को परास्त करने वाले ठुड्डी ऊंची किए हुए छके छकाए अफसर, सभी अंग्रेजी बोल रहे थे। अंग्रेजी पोशाक में लोग तने हुए आते थे और तने हुए निकल जाते थे। एक अंग्रेजी सिनेमा के पोस्टर पर एक विलायती औरत लगभग नंगी एक तख्ते पर अधलेटी पड़ी हुई चूमी जा रही थी। दो चार काले कलूटे मैले कुचैले बच्चे पास खड़े हुए उसका मुआयना कर रहे थे। पास की किसी ग्रामोफोन वाली दुकान पर पॉप म्यूजिक का एक रिकॉर्ड बज रहा था और कुछ छोकरे यह भूल कर कि जो गेहूं उद्योग उन्होंने खाया है वह अपनी गरीबी का कोढ़ दिखाकर बाहर से मंगाया गया है, हाथ पांव उल जुलूल ढंग से चला चला कर मस्त हुए जा रहे हैं। रुडयार्ड किपलिंग का धड़ ऊपर और सिर नीचे लटका कर पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियां विराट रूप से मिल रही थीं। दो लड़कियां झबरे बालों, चूड़ीदार पैजामों और जिस्म को पहलवानी ढंग से तान देने वाले कुर्तों में लैश अंग्रेजी में बात करती चली जा रही थीं। रूपन बाबू के मन में आया कि दोनों को दबोच कर कहीं भाग जाएं। अपनी इस जंगली इच्छा को उदात्त रूप देकर उन्होंने प्रिंसिपल साहब से कहा, देखा आपने देखा आपने, लगता है सब विलायत से आई हैं, उन्हीं के पेशाब से पैदा हुई हैं। प्रिंसिपल साहब इस निशास्त्रीय बहस में नहीं घुसे, सिर्फ वैद्य जी को सुनाने की गरज से बोले, इस खन्ना मास्टर की सोहबत का असर तुम्हारे ऊपर चढ़कर बोल रहा है रूपन, तुम भी अश्लील बोली बोलने लगे हो। रूपन बाबू ने भंग का गिलास दुकान पर ठनाक के साथ रख दिया, बोले, पेशाब अश्लील चीज़ है? बात पेशाब की नहीं, खन्ना मास्टर की सोहबत की है। रूपन बाबू अपने पिता की ओर मुखातिब हुए बोले, आप जरा इन प्रिंसिपल साहब को टोक दीजिए, ये खन्ना मास्टर की बात यहाँ न उठाएं, नहीं तो मैं अगर साफ साफ कहना शुरू कर दूंगा तो इनको भागते राह न मिलेगी। वैद्य जी शांति और क्षमा के देवदूत की तरह अपने पंख फड़फड़ाकर अर्थात मूँछों पर गिलास से निकल कर आए हुए द्रव को दोनों ओर से पोंछकर बोले, मुझे बीच में न डालो रूपन, प्रिंसिपल साहब को बड़ा खेद है कि तुम अब खन्ना की ओर से बोलने लगे हो, स्वयं बात करके यह विषय निपटा लो। ये लोग रिक्शा स्टैंड की ओर जा रहे थे। यह सुनते ही रूपन बाबू अपनी जगह रुक गए। झोला फुटपाथ पर रखकर उन्होंने प्रिंसिपल साहब से कहा, तो आओ प्रिंसिपल साहब, पहले खन्ना के मामले को ही निपटा लिया जाए। प्रिंसिपल साहब ने दूसरी ओर मुंह फेर कर चलते चलते कहा, फिर कभी। रूपन बाबू तैश में आकर बोले, आज का काम कल पर छोड़ने वाले चिड़ीमाड़ कहीं और रहते होंगे, इस बात का निपटारा अभी होगा, कभी पर छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं होगा। वैद्य जी को एक पीपल के पेड़ के नीचे रखा हुआ शिवलिंग दिख गया था। उसके ऊपर एक छोटे मॉडल का मंदिर बना दिया गया था। शिवलिंग देखते ही वैद्य जी भक्ति से आतुर हो गए। यह गोरा शाही बाजार है जिसमें भगवान का नाम छिपा कर लेना चाहिए। विवेक की यह बात भूल कर वे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए और भरे गले से शंकर की स्तुति बाँचने लगे। फुटपाथ पर प्रिंसिपल साहब और रूपन बाबू का कल का काम आज करने के लिए खड़े हो गए। वैद्य जी ने आंखें मूंद लीं। पीठ पीछे मोटर आती जाती रहीं और लड़कियों की अंग्रेजी में सनी हुई आवाज़ें हवा में तड़प पैदा करती रहीं। खौलने वाले किसी सिनेमा में किसी खिलौने वाले ने जैसी ट्यून बजाई थी, उसी की नकल पर कर्ण विस्फोटक संगीत की रचना करते रहे। पर जिस तरह विरोधी पक्ष की चीख पुकार और गाली गलौज को निस्सार मानकर असली मिनिस्टर कुनबा परस्ती के रास्ते पर सीधे चलता रहता है,
उसी निर्लिप्त भाव से वैद्य जी भी इन आवाज़ों को अनसुना करके शंकर जी की प्रार्थना में लगे रहे। हजारों स्तोत्रों की जड़ी बूटियों को कूट पीस कर उनकी प्रार्थना को जो कपड़ा छान चूरन निकला वह इस प्रकार था। हे शंकर, शत्रुओं को मारो, तुम रुद्र हो, मृत मन्युमय हो, अखिल सृष्टि में संहारक भाव से सन्निविष्ट हो। गांव में रामाधीन भीखम खेवड़ी कॉलेज की मैनेजरी का चुनाव हार चुका है। उसने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के यहाँ प्रार्थना पत्र भेजा है कि चुनाव तमंचे के जोर से हुआ है। पुलिस कप्तान के यहाँ भी उसने शिकायत की है। तुम भंग और धतूरा खाते हो। हे शंकर, इन हाकिमों की भ्रष्ट बुद्धि में तुम अपना भंग और धतूरा डालकर उसे कुछ और भ्रष्ट कर दो। उन्हें हमारे पक्ष में लिखने को प्रेरित करो। हे भूतनाथ, रामाधीन भीखम खेड़वी को मारो। हे त्रयंबक, सुगंधिमय पुष्टिवर्धन, मुझे मृत्यु के संग से वैसे ही तोड़ दो जैसे डंठल से खीरा तोड़ा जाता है, पर अमृतत्व से मेरा साथ न तोड़ो। और हे शिव, शत्रु को तुम अमृतत्व के डंठल से तोड़कर मृत्यु के अंधकूप में ठेल दो। तुम सेवक की बाधा को अपनी बाधा मानते हो, तो मुझ सेवक के सेवक शनिचर की बाधा दूर करो। प्रधान के चुनाव के विषय में उसके विरुद्ध शत्रु ने चुनाव याचिका प्रस्तुत की है, उसमें शनिचर को विजय दो। यदि शत्रु याचिका वापस न ले तो उसे मारो। हे उमापति, जगत कारण, पन्नग भूषण शिव, राम स्वरूप कोऑपरेटिव सुपरवाइजर के सवाल को उठाकर शत्रुगण यूनियन में गबन की बात कर रहे हैं। वे चिल्ला रहे हैं कि उसमें मेरा भी साथ है। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर नीच, धूर्त एवं ईमानदार है और हाथ नहीं चढ़ रहा है। पिछली बार वह मुझे अकेले में भय दिखा गया है। तुम इस कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को मारो। हे रुद्र, दिव्यलोक में तुम्हारा अस्त्र वर्षा है, अंतरिक्ष में तुम्हारा अस्त्र वायु है, भूलोक में तुम्हारा अस्त्र अन्न है। शत्रु को तुम चाहे बिजली गिराकर, चाहे आंधी चलाकर, चाहे कलरा या गैस्ट्रोआइटिस से, जिस किसी अस्त्र से तुम्हें सुविधा हो उसे मारो। हे शिव, हे महेश, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। तुम परानंदमय हो, अपने तेज से नभोवकाश को व्याप्त किए हो, अतीन्द्रिय हो, सूक्ष्म हो, अनंत हो, आद्य हो, निसंग हो, निर्लिप्त हो। इसलिए हे शिव, शत्रुओं को मारो। वैद्य जी ने बड़ी ही दीनता से शंकर की वंदना की। इतने बड़े शहर में तरक्की और तरमाल पाने की इच्छा से पीड़ित सैकड़ों अफसर सवेरे 5 घंटे तक पूजा घर में बैठे बैठे जितनी दीनता एक साथ मिलकर भी नहीं निकाल पाते होंगे, उसे ज़्यादा दीनता अकेले वैद्य जी ने रास्ते में खड़े खड़े 5 मिनट के भीतर निकालकर शंकर जी के सामने पेश कर दी। परिफ्रात हो जाने के कारण उनका बाजार भाव गिर गया है। शायद इसीलिए दीनता की उत्तम क्वालिटी और मात्रा का शंकर जी पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। शिवलिंग जैसा का वैसा ही रहा, अटल रहा। उसे एक चिंगारी तक नहीं निकली, एक माला तक नीचे नहीं खिसकी। वैद्य जी ने जब आंखें खोली तो देखा भौतिक जगत वैसा ही है जैसा उनके आंखें मूंदने से पहले था। फर्क यही था कि 10 गज की दूरी पर रूपन बाबू चीख चीख कर प्रिंसिपल से बात कर रहे थे। तुम बड़े तिस्मार खां बने हो, मुझे खन्ना का लौंडा बताते हो। मैं किसी साले के गुट में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सच्चे का साथ देता हूँ। क्या समझे प्रिंसिपल साहब? प्रिंसिपल साहब बड़े की तरह हंस कर बोले, बहुत हो गया रूपन, अब चुप हो जाओ। अब तो कुछ नहीं हुआ प्रिंसिपल साहब, कहे देता हूँ। जो तुमने 107 का मुकदमा चलवाया है उसमें कल ही सुलह हो जानी चाहिए। कल के बाद अगर इसकी पेशी पड़ी तो समझ लेना सभी स्टूडेंट इंकलाब जिंदाबाद पर उतर आएंगे। तुम्हारी पार्टी बंदी वहीं धरी रह जाएगी। रूपन, वैद्य जी ने नज़दीक आते हुए कड़ी आवाज़ में पुकारा, पर उन पर वैद्य जी की मौजूदगी का असर नहीं हुआ। वे बोले, पिताजी,
मैं तब नहीं बोला था। खन्ना मास्टर का और प्रिंसिपल साहब का जब झगड़ा हुआ मैं वहीं मौजूद था, बल्कि मैंने ही बीच बचाव कराया था। ये 107 का मुकदमा बिल्कुल झूठा है। खन्ना मास्टर को फंसाने के लिए चल रहा है। स्टूडेंट समाज इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। वैद्य जी ने ठंडी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर चलकर इस पर विचार कर लेंगे। न जाने प्रिंसिपल साहब को क्या हो गया, वे एकदम से चीख कर बोले, विचार तो कर लीजिएगा महाराज, पर ऊपर ने यहाँ बीच बाजार में मेरी बेइज्जती की है। खन्ना के पीछे इन्होंने मुझे क्या क्या नहीं कहा। अब क्या बताऊं, मिसेज खन्ना ने इनका दिमाग बिगाड़ दिया है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, अब मैं क्या बताऊं। वैद्य जी ने गंभीरता से कहा, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सब जानता हूँ। वे चलते को हुए, पर रूपन बाबू ने उन्हें रोककर कहा, अब पिताजी यह बात यहीं तय हो जानी चाहिए। बोलिए, आप क्या जानते हैं, बोलिए बोलिए। मिसेज खन्ना को इस बातचीत में आपने क्यों घसीटा है। वैद्य जी रुक गए। उन्होंने नाटकीय शैली में प्रिंसिपल की ओर देखा। उस निगाह ने प्रिंसिपल को जीत लिया। फिर उसी शैली में उन्होंने रूपन बाबू को देखा। कोई सिलिर विलिर टाइप का आदमी होता तो वह उस निगाह के आगे वहीं ढह जाता, पर रूपन बाबू इस मामले में अपने बाप के भी बाप थे। लपलपाते हुए बोले, बोलिए न, रुक क्यों गए। वैद्य जी ने सांस भरकर कहा, मैं जानता हूँ रूपम, तुम अचानक अपने गुरु से क्यों द्रोह करने लग गए हो और खन्ना मास्टर तुम्हारे क्यों साथी बन गए हैं। स्पष्ट बात तो यह है कि मुझे तुम्हारा वहाँ आना जाना उचित नहीं जान पड़ता। रूपन बाबू कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने गले में लगे हुए रुमाल को कसा, हाथ में झोला लटकाते हुए बोले, समझ गया, आप मेरे कैरेक्टर पर शुभा करते हैं, मैं सब समझ गया। वे उंगली उठाकर भविष्यवाणी करने वाले पोज में बोले, इन्हीं प्रिंसिपल साहब ने आपके कान भरे हैं, मैं जानता हूँ इसका नतीजा अच्छा न होगा। अचानक उन्होंने घूर कर कहा, और बद्री दादा, गांव भर में उनकी थोड़ी थोड़ी हो रही है। वे बेला को अपने घर बैठाले ले रहे हैं, उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती उनके कैरेक्टर पर। प्रिंसिपल ने समझ लिया कि अब बिजली गिरने वाली है। इसके पहले कि अपने बड़े लड़के की बदचलनी की शिकायत सुनकर वैद्य जी फुटपाथ पर बेहोश होकर गिरे, प्रिंसिपल ने रूपन बाबू को रोककर कहा, क्या बक रहे हो रूपन बाबू, होश में आओ। वैद्य जी से बोले, जाने भी दीजिए महाराज, रूपन बाबू अभी लड़के हैं, कहीं कुछ सुन लिया, उसी को चिल्लाते हुए घूम रहे हैं। पर वैद्य जी को प्रिंसिपल की ओर से इस लीपापोती या सांत्वना की जरूरत न थी। रूपन बाबू के आवेश को वे शांति और गंभीरता के साथ झेल रहे थे। उनके चेहरे पर मूंछ की 2-3 फड़कनों के सिवाय कोई भी आकार विभ्रम नहीं दिखाई दिया। रूपन बाबू जोश में बद्री के प्रेमकांड की भर्त्सना करने लगे। पहले वे उसके इतिहास में घुसे, बाद में उन्होंने मसले की तत्कालीन परिस्थिति से संबंधित कुछ तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किए। अंत में उन्होंने वैद्य जी की सब देखते हुए न देखने की कायर और पक्षपातपूर्ण नीति की निंदा की। उन्होंने यह प्रमाणित करना चाहा कि वैद्य जी उनके और बद्री के साथ दोहरे मापदंड लागू कर रहे हैं, जो प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। बात समाप्त करते करते उनका चेहरा तमतमा गया, होंठ फेन से गीले हो गए और आंखें मिचमिचाने लगीं। प्रिंसिपल साहब पहले ही सांत्वना के शब्दों को बेकार समझकर अपना माल खिसियाए हुए मेवा फरोश की तरह अपने झोले में समेट चुके थे। वैद्य जी पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न देकर रूपन बाबू भी चुप हो गए और किसी तरकीब से कतराने की सोचने लगे। वैद्य जी ने पूरी बात शांत भाव से सुन ली थी, गोया वह रूपन बाबू का आवेशपूर्ण प्रलाप न होकर गीता के समत्व योग का निचोड़ हो, जिसे उन्हें फुटपाथ पर बड़े प्रेम से पिलाया जा रहा हो। रूपन के चुप हो जाने पर उन्होंने प्रिंसिपल साहब से कहा, चलिए स्टेशन वापस चला जाए, गाड़ी का समय हो रहा होगा।
रूपन बाबू अपने पिता के इस शांतिपूर्ण रवैये के सामने लड़खड़ा गए थे। अचकचाते हुए उन्होंने अनिश्चय के साथ कहा, मैं रुक रहा हूँ, रात की गाड़ी से आऊँगा। उनकी बात अनसुनी कर दी गई। तनाव कम करने के लिए प्रिंसिपल ने उसी विषय पर ठंडे ढंग से कुछ कहना चाहा। कहा, बद्री पहलवान के बारे में। वैद्य जी ने उन्हें हाथ के इशारे से चुप कर दिया। फिर सरल ढंग से बोले, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं निर्णय कर चुका हूँ। रूपन बाबू को उत्सुकता ने झिझोड़ दिया, पर वे बेरुखी दिखाने के लिए कुछ दूरी पर खड़े खड़े सड़क की आमद रफ्त देखते रहे। वैद्य जी ने इतनी ऊंची आवाज में कि जिनकी दिलचस्पी नहीं है वे भी सुन लें कहा, मैं इतना पुरातनवादी नहीं हूँ। गांधी जी अंतर्जातीय विवाहों के पक्ष में थे, मैं भी हूँ। बद्री और बेला का विवाह सब प्रकार से आदर्श माना जाएगा, पर पता नहीं कि गया दिन की क्या प्रतिक्रिया है, देखेंगे। कहकर उन्होंने रूपन बाबू की ओर देखा। रूपन बाबू को उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। वे बुदबुदा कर बोले, मैं जाता हूँ। प्रिंसिपल भी इस प्रेम कांड का इतना सीधा अंत देखने को तैयार न थे। घबराहट में उनके मुंह से अवधि निकल पड़ी। बोले, और महाराज, हम तो पहले ही से समझे बैठी रही, आप जई सुधारवादी मनई। कहते कहते उन्होंने एक रिक्शे वाले को आवाज़ दी। वैद्य जी ने कहा, यह क्या आप नहीं जानते? मैं रिक्शे पर नहीं चढ़ता, तांगा बुलाइए। प्रिंसिपल ने भूल के लिए क्षमा मांगी। वैद्य जी ने कहा, रिक्शे का चलन इस देश के लिए कलंक है, आदमी होकर आदमी पर बैठता है। कुछ देर में वे दोनों तांगे पर बैठकर स्टेशन की ओर चल दिए। रिक्शे के बहिष्कार मात्र से रिक्शा चालकों की कलंकपूर्ण समस्या अपने आप सुलझ गई।